बीएससी फर्स्ट ईयर। पिछली क्लास में हमने बात की थी टोबैको मोज़ैक रोग के बारे में। आज हम टोबैको मोज़ैक रोग का जो कारक होता है टोबैको मोज़ैक वायरस या विषाणु, उसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसका जीवन चक्र पौधों के अंदर कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि टोबैको मोज़ैक वायरस की खोज जो है इवानोव्स्की ने की थी और इसका जो नाम इसके आधार पर दिया गया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम करके नाम दिया गया था कि जीवित तरल पदार्थ होता है, क्योंकि बैक्टीरियल फिल्टर में से ये निकल जाते थे और तब तक किसी ऐसी संरचना की या ऐसे इंस्ट्रूमेंट की खोज नहीं हुई थी जिससे कि हम इन विषाणुओं को देख सकें। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जब इजाद हुई तो हम इन सब छोटे पार्टिकल्स को भी देख पाए और उसके आधार पर बाद में ये देखा गया कि ये जो थे तरल पदार्थ नहीं था बल्कि एक छोटे छोटे कण थे, जिनको अब हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो विषाणु होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। इस तरह के कण थे जो कि बीमारी का कारक होते थे, कई बीमारियों का कारक होते थे, पौधों में भी, जंतुओं में भी और भी अनेक प्रकार के जीवों में। और इसके बाद में स्टेनले ने इनको क्रिस्टलाइज भी किया और क्योंकि हम इनको क्रिस्टलाइज कर सकते थे तो इसीलिए इनको हम विषाणुओं को हम निष्क्रिय भी मानते हैं। तो जो भी इनके परपोषी होते हैं इनके बाहर में निष्क्रिय रहते हैं। तो जैसे बाकी विषाणु होते हैं इसी प्रकार से टीएमबी भी है, इसका भी क्रिस्टलीकरण किया गया, स्टेनले ने किया और ये पादप के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। यदि हम संरचना देखें तो टोबैको मोज़ैक के जो कण होते हैं वो छड़ के आकार के होते हैं। इनका जो व्यास होता है वो 15 नैनोमीटर होता है, लगभग 300 नैनोमीटर इनकी लंबाई होती है। लेकिन इनकी जो सममिति है, सिमेट्री है, वो हेलिकल सिमेट्री या कुंडलीनुमा सममिति है। मतलब इसके अंदर जो आरएनए होता है वो एक रज्जुकी या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि पॉजिटिव स्ट्रैंड होती है और ये एक हॉलो एक्सिस, खोखले अक्ष के चारों तरफ सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती है जो आरएनए होता है। और उस आरएनए के ऊपर जो इसके प्रोटीन कोट होता है उसके इकाइयाँ होती हैं जिनको हम कैप्सोमियर बोलते हैं या पेटिकांचक बोलते हैं। वो पेटिकांचक जो है वो इसके ऊपर सर्पिल क्रम में उसके ऊपर व्यवस्थित होते हैं। तो एक तरह से दो जो प्रोटीन की पेटिकांचकों की जो लाइन होती है उसके बीच में आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो दबा हुआ रहता है। इस प्रकार की संरचना होती है। जो पूरा प्रोटीन आवरण होता है वो उसको हम पेटिका कहते हैं या कैप्सिड कहते हैं और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो कैप्सोमियर्स कहलाते हैं। और जो पूरा कैप्सिड होता है वो उसमें लगभग 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं और इनकी आकार या आकृति जो होती है जैसे अंगूर होते हैं, अंगूर के गुच्छे में आप देखते हैं अंगूर, उसी तरह की आकृति इन कैप्सोमियर्स की होती है। ठीक है। अगर हम इसका संगठन देखें तो कुल जो विषाणु का वज़न होता है उसका लगभग 5% ही आरएनए पार्ट होता है और बाकी का जो 95% पार्ट होता है, भार होता है, वो मुख्यतः प्रोटीन का होता है। और हर एक जो कैप्सोमियर या पेटिकांचक होता है उसमें 158 अमीनो एसिड्स होते हैं और एक पेटिकांचक या कैप्सियोमियर का जो वज़न होता है वो 17,400 डाल्टन्स होते हैं। आरएनए जो है उसमें लगभग 6,500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इसका अणुभार 2.4 लाख डाल्टन्स होता है। प्रोटीन कोड का 40 मिलियन डाल्टन्स का लगभग इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और आरएनए के अंदर मुख्य रूप से जो जीन्स होते हैं वो ज़्यादातर इसके प्रोटीन आवरण से संबंधित होते हैं और एक ऐसा होता है जो कि आरएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करता है, वो एंजाइम के लिए जीन्स होते हैं। अगर आप इसका सर्वाइवल देखें तो ये टीएमबी विषाणु जो होता है मिट्टी में जो तंबाकू की पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं जो गिर जाते हैं, उसमें रहता है और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर 50 वर्ष तक भी ये सूखी पत्तियाँ रहती हैं तो उनके अंदर निष्क्रिय अवस्था में टीएमबी रह सकता है। और इवन अगर आप उबलते पानी में उसको रखते हैं
तो 90 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड आपको इसका पॉइंट बताया गया था डिजीज़ के अंदर। और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना हो तो लगभग 10,000 गुना आप इसको डाइल्यूट कर दें तभी भी ये संक्रमण कॉज कर सकता है। तो ये बहुत एक तरह से देखा जाए तो बहुत हानिकारक वो है और बहुत स्ट्रॉन्ग विषाणु है जो कि बीमारी कॉज करता है पौधों में। अब इसका जीवन चक्र अगर देखें तो मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं इसकी होती हैं। पहला जो है वो है विषाणु कणों का संचरण की ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक पौधे में कहीं पर है तो पहली बार पौधों में जो विषाणु आएगा वो किस प्रकार से आएगा। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो टीएमवी पत्तियों को ही प्रभावित करता है। तो जो इन्फेक्टेड पत्तियां होती हैं वो जब ज़मीन में गिर जाती हैं वो मुख्य कारक होती हैं। इसके अलावा जब हम पौधा उगाते हैं तो पौधों की कटिंग करते हैं, कटाई छटाई जब डालियों की जाती है तो जो हम कैंची या कटर जो इस्तेमाल करते हैं वो अगर संक्रमित पौधे के संपर्क में आया है तो और उसको बाद में हम हेल्दी प्लांट पर भी यूज़ कर लेते हैं तो भी उससे संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत तेज़ अगर हवा चलती है या आंधी तूफान आए इस तरह से जब हो तो पौधे जो आपस में हवा से रगड़ खाते हैं तो उससे भी जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। टीएमवी को पौधे में एंटर करने के लिए, प्रवेश पाने के लिए ज़रूरी है कि पौधा जो है पादप की जो सतह होती है वो कहीं ना कहीं पर डैमेज होना चाहिए, मतलब उसमें कहीं ना कहीं क्षति होनी चाहिए, तभी जो विषाणु होता है वो कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा हम जो भी वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं खेत में, चाहे फार्मर हो या कोई और व्यक्ति जो लोग काम कर रहे हों, उनके हाथ अगर संक्रमित हो जाते हैं पौधों से तो या फिर वो कुछ बीड़ी सिगरेट या जो खैनी वगैरह जो तंबाकू मसल करके जो लोग खाते हैं उस तरह का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो भी अगर संक्रमित है और वो खेत में गिर जाता है या प्लांट्स उसके संपर्क में आते हैं तो वहाँ वो भी इसका कारक हो सकते हैं, संक्रमण का संचरण इससे भी हो सकता है विषाणु का। इसके अलावा ऐसे कीट या कीड़े, इंसेक्ट्स या एफिड्स या ग्रास हॉपर्स जो होते हैं, घास फुदक जो होते हैं, वो जो होते हैं जो पौधे के रस के ऊपर, पत्तियों के या जो उनके ट्विग्स होती हैं उनके रस के ऊपर फीड करते हैं, उससे पोषण लेते हैं। इस प्रकार के जो कीट होते हैं वो भी इसका कारक होते हैं। अगर वो इन्फेक्टेड प्लांट से रस चूस लेते हैं और फिर हेल्दी प्लांट पर जाते हैं तो वहाँ वो विषाणु को संक्रमित कर सकते हैं और इनकी वजह से जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, तो वो एक जगह भी बना देते हैं टीएमवी के एंटर करने के लिए। तो किसी और प्रकार से भी अगर आए तो वहाँ से वो टीएमवी विषाणु कण अंदर प्लांट में एंटर कर सकते हैं। दूसरी स्टेज होती है पादप में संक्रमण की, जिसमें कि इन्फेक्शन कैसे होता है पौधों में। तो प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर टीएमवी जो है वो पूरा का पूरा पार्टिकल एंटर करता है कोशिकाओं में और सेल वॉल में एंटर करने के बाद में, और सेल मेम्ब्रेन में पाइनोसाइटोसिस होता है, उसके माध्यम से वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अकेला आरएनए अगर आप प्रविष्ट करवाते हैं, अकेला प्रोटीन आप प्रविष्ट करवाते हैं कोशिका में तो इतना अधिक संक्रमण नहीं हो पाता, लेकिन पूरा विषाणु अगर होता है तो उसमें संक्रमण की जो परसेंटेज होती है और सिवियरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो कंप्लीट वायरस जो है वो प्लांट में एंटर करता है सेल के अंदर। सेल में जाने के बाद में वो टूट जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, वायरस पार्टिकल अलग हो जाता है, प्रोटीन कोट अलग हो जाता है, और जो उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए वो अलग हो जाता है। ये टीएमवी के सिम्टम्स दिखाए हैं, किस तरह का इनके सिम्टम्स होते हैं। ये टीएमवी पार्टिकल है। तो कोशिका में एंटर करने के बाद में जब मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने बताया, आरएनए प्रोटीन अलग अलग हो जाते हैं, और जो आरएनए होता है, वायरल आरएनए, वो पॉजिटिव स्ट्रैंड है, वो उसको रेप्लिकेशन के लिए एक विशेष तरह का एंजाइम चाहिए होता है, आरएनए रेप्लिकेस, उसके संश्लेषण को प्रेरित करता है, होस्ट की मशीनरी का इस्तेमाल करता है, होस्ट के एंजाइम्स का इस्तेमाल करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और ये आरएनए रेप्लिकेस का संश्लेषण करते हैं। इसके बाद में आरएनए जो है वो डीएनए में एंटर करता है, आरएनए जो होस्ट का केंद्रक होता है उसमें प्रवेश करता है, वहाँ पर
आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है। पॉजिटिव स्ट्रैंड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो नेगेटिव स्ट्रैंड होता है वो बनता है, और ये वाली स्ट्रैंड का प्रयोग करके फिर बहुत सारे पॉजिटिव स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो इस नेगेटिव स्ट्रैंड से बनता है, और ये केंद्रक में बनते हैं। केंद्रक से जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, केंद्रक के जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से आरएनए बाहर आता है। ये पॉजिटिव स्ट्रैंड फिर एमआरएनए की तरह से काम करती है। इसके ऊपर प्रोटीन आवरण का निर्माण होता है, डिफरेंट कैप्सोमियर्स का यूनिट का निर्माण होता है। फिर आरएनए के ऊपर कॉइलिंग से इन कणों का असेंबली होती है। और ये जो पीरियड होता है जब टीएमवी के प्लांट सेल में एंटर करने का और जो हमको प्रोजेनी मिलती है, उसके बीच के पीरियड को हम बोलते हैं एक्लिप्स फेज या ग्रस्त अवस्था, क्योंकि इस टाइम पे आपको विषाणुकण नहीं दिखते हैं, इसके बाद में ही दिखेंगे। और लगभग 6 घंटे का ये पीरियड होता है। लगभग 6 घंटे में प्लांट के सेल के अंदर एंटर करने के बाद में 6 घंटे बाद में आपको विषाणुकण प्राप्त हो जाते हैं। एक सेल से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र के लिए जीवधारी तंतु का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर प्लांट में ओवरऑल में ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लोएम जो होता है वो इसमें काफ़ी मदद करता है ट्रांसमिशन के लिए। और उसके बाद में ये फिर दूसरे सेल में कर देते हैं। और दूसरे प्लांट में संचरण तो एफिड्स के द्वारा या रगड़ के द्वारा या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के द्वारा सेकेंडरी इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो जैसे टीएमवी पार्टिकल है, प्लांट सेल के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद में वायरल आरएनए और प्रोटीन का अलग अलग हो गया, प्रोटीन को डिग्रेड हो जाता है, और आरएनए जो है वो इसके केंद्रक में प्रवेश कर गया होस्ट के कोशिका में। यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बहुत सारे वायरस के आरएनए बने, बाहर आया, बाहर आकर के इसके प्रोटीन कोड के यूनिट्स बने, और यूनिट्स बनने के बाद में अगले स्टेज में उनका असेंबली हुआ। असेंबली होने के बाद में वो दूसरे सेल्स में अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। इस तरह से इसका वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करता है और उसमें सर्वाइव करता है। ठीक है।